लास्ट क्लास में हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा और कॉम्बिनेशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, फैक्टोरियल आपको याद होगा, फैक्टोरियल ये होता है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 into 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 into 2 into 1। ठीक है, 1 तक आपको जाना है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन कांस्टेंट, वो हम ऐसे लिखते हैं NCR ऐसे। ये N और R जो है ये 2 नंबर्स हो सकते हैं, समझ में आया? कोई भी 2 नंबर्स, मिसाल के तौर पर N के बदले हमने लिखा 4, उसके बाद कॉम्बिनेशन कांस्टेंट R के बदले हमने लिखा 2। ठीक है, तो ये बन गया एक नया कॉम्बिनेशन कांस्टेंट। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? पहले हम ऊपर जो ये नंबर दिया है N, इसको हम फैक्टोरियल देते हैं 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर नीचे जो R है इसको फैक्टोरियल देते हैं 2 को। उसके बाद इन दोनों को माइनस करते हैं 4 - 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक बात आप जहन में रखिए कि आप 2 - 4 आपको नहीं लिखना है। ठीक है, हम n को r से माइनस करते हैं, r को n से नहीं माइनस करते हैं। ठीक है, मतलब हम n को r माइनस करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, r माइनस n नहीं करते हैं। तो अगर आपने कभी गलती से r माइनस n लिखा यानी 2 - 4 लिखा, वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? हमेशा आपको क्या करना है n - r मतलब 4 - 2 ही लिखना है, 2 - 4 नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह से हम ये सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या होता है जरा बताओ, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 into 3 into 2 into 1। अच्छा, ये नीचे चलिए, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 into 1। अच्छा, ये क्या हो गया 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है 2, और बाहर से फैक्टोरियल है ना, 4 - 2 2 होता है और बाहर से फैक्टोरियल भी है। अब बताइए क्या बनेगा, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा 4 into 3 into 1, नीचे क्या बचा 1 into 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 into 1। समझ में आया? अब कैंसिलेशन कर लीजिए, 2 into 1 2 into 2, यहां क्या बचा 2 into 3 into 1 कितना हो गया 6, नीचे क्या बचा 1, तो आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये मैंने ऐसी एग्जाम्पल दिखाई थी। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको 2 सवाल दिए थे। ठीक है, एक है NC3, एक है NC4। अगर आपको याद होगा, आपने वो दोनों सवाल खुद करने थे, लेकिन मैं फिर भी यहां पे NC3 दिखाता हूं, NC3। आप खुद देख लेना किस किस स्टूडेंट ने ठीक किया है, किसने गलत किया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम n को फैक्टोरियल देते हैं। चलो, हमने n को फैक्टोरियल दिया। उसके बाद किसको फैक्टोरियल देते हैं 3 को। ठीक है, नीचे वाले नंबर को 3 को। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इन दोनों को माइनस करते हैं। चलिए हम माइनस करते हैं n - 3 और फैक्टोरियल देते हैं। इस तरह से हम सवाल करते हैं। उसके बाद क्या करना है, n को चलाइए, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है n into n - 1। ठीक, n - 2, n - 3, उसके बाद क्या आएगा n - 4, n - 5। लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं तक चलेंगे, क्योंकि नीचे भी क्या है n - 3 फैक्टोरियल, हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे बाद में। ठीक है, तो n - 4 तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे रुकते हैं। तो आपको रुकना कहां है, जो आपको नीचे दिया हो। अगर यहां पे n - 4 होता तो आपने क्या करना था, आपने n - 4 तक जाना था। जो यहां पे होगा वहीं पे आपने रुकना है। ठीक है, अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 into 2 into 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बचा n - 3 फैक्टोरियल। n - 3 कट हो गया। ठीक है, अच्छा, यहां क्या बचा n into n - 1 into n - 2, नीचे क्या बचा 3 into 2 into 1 कितना हो गया 6। तो NC3 जो है इसके बराबर होता है। समझ में? इसी तरह से आपने NC4 भी करना है। लिखो पहले इसको,
उसके बाद हम चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम पर। ठीक है, ये दो चीजें अहम हैं, एक है फैक्टोरियल, एक है कॉम्बिनेशन कांस्टेंट। इसके बगैर आपको बाइनोमियल समझ नहीं आएगी। समझ में आया? अच्छा, तो हम चलते हैं बाइनोमियल पे। जो दूसरा सवाल NC4 है वो आपने खुद करना है। बाइनोमियल थ्योरम, ये है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है देख लीजिए। बाई का मतलब क्या होता है? टू। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। टू टर्म्स, समझ में आया? इसका मतलब यह होता है कि बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिसे हम टू टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं जिनमें दो टर्म्स होते हैं। समझ में आया? तो बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल एक फॉर्मूला है, थ्योरम है, जिससे हम टू टर्म्स वाली एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास यह है a+b का होल स्क्वायर। इसमें कितने टर्म्स हैं? दो, एक और दो। समझ में आया? इसको हम इसी बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम किनको सॉल्व करते हैं? दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस को, उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जिनमें दो टर्म्स होते हैं। मिसाल a-b का होल क्यूब। समझ में आया? इस तरह जो होंगे उनको हम बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। मिसाल यह है एक, यह है दो, कितनी हो गई? दो टर्म्स। और बाहर क्या है? ये पावर दिया है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ये जो बाहर पावर होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इस तरह के जो दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशंस होंगी उनको हम इस बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये है a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म्स है इसमें और बाहर से एक इंडेक्स भी है। तो ऐसे सवाल जब भी होते हैं हम उनको सॉल्व किससे करते हैं? बाइनोमियल से। बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म्स। दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशंस को हम बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम एक थ्योरम है जिससे हम क्या करते हैं? दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशंस सॉल्व करते हैं। मगर दो टर्म्स कैसे होनी चाहिए? इस तरह से, बाहर जिनके एक सिंगल या एक इंडेक्स होता है। समझ में आया? जैसे मिसाल मान लीजिए a+b का होल 4। समझ में आया? इस तरह के जो दो टर्म्स होते हैं जिनके बाहर एक इंडेक्स होता है उनको हम बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आप इस फार्मूला को देखेंगे ना, a+b का होल स्क्वायर, ये आपको याद होगी, है ना? a² + b² + 2ab। आपने ये क्लास 6th से ही लर्न की है, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये कहां से आती है। a+b का होल स्क्वायर किस तरह से a² + b² + 2ab के बराबर होती है। आपको इसका प्रूफ नहीं मालूम था। ठीक है, आज आपको पता चलेगा कि हम ये कैसे निकालते हैं। a+b का होल स्क्वायर कैसे a² + b² + 2ab उसके बराबर होता है। समझ में आया? ये सब हम किससे निकालते हैं? बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, आपने आज तक लर्न की है a+b का होल क्यूब, है ना? समझ में आया? अच्छा, आज तक आपने वो फार्मूला लर्न की है, लेकिन आपको नहीं पता था कि इसका प्रूफ हमने कहां से निकाला है। ये हमने कहां से निकाला है a+b का होल क्यूब किसके बराबर होता है। समझ में आया? अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आती है, ठीक है, फिर आपको ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आप फिर बाइनोमियल से ये निकाल सकते हो, आप बाइनोमियल से ये भी निकाल सकते हो, आप बाइनोमियल से a+b का होल 4 आपने आज तक नहीं सुना होगा, आप ये भी निकाल सकते हो। आपने a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब लर्न किया है, a+b का होल 4 आपने लर्न नहीं किया होगा, आप ये भी निकाल सकते हो। इससे a+b का होल 5 ये भी निकाल सकते हो, a+b का होल 6 ये भी निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ये कहां से हमने लाया है? बाइनोमियल से। समझ में आया? आज तक आप ये बहुत बार आपने लर्न किया है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको पता नहीं था कि ये कहां से लाया, हमने कहां से लाया है, बाइनोमियल से। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को ये लर्न होती है। ए प्लस बी का होल क्यूब भी लर्न होती है, लेकिन ए प्लस बी का होल 4 आपको लर्न नहीं है। अब अगर आपको बाइनोमियल आती है, आप खुद ये फार्मूला निकाल सकते हो। ए प्लस बी का होल 4 किसके बराबर होती है? यही नहीं, ए प्लस बी का होल 5 किसके बराबर होती है? आपकी मर्जी। ए प्लस बी का होल 6 किसके बराबर होती है? ये सारी फार्मूलाज जो है ये सब आप निकाल सकते हो अगर आपको बाइनोमियल आती है। ठीक है, अब अगर आज के बाद आप ये फार्मूलाज भूल भी गए लेकिन बाइनोमियल आपको आती है, तो समझो आपने अब ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बाइनोमियल जिसको आती है वो ए प्लस बी का होल 4 भी निकाल सकता है, ए प्लस बी का होल 5, होल 6, होल 7, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तो बात ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसी जो आइडेंटिटीज हमारे पास है जो हम पढ़ते हैं 6th क्लास से, वो हमने कहां से निकाली हुई है, उनका प्रूफ कहां से निकाला हुआ है? बाइनोमियल थ्योरम से। समझ में आया? तो उसके बाद सवाल है ये बाइनोमियल क्या होती है, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। ये बाइनोमियल थ्योरम आखिर है क्या? ठीक है, देखो बाइनोमियल क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो टर्म्स है x प्लस a, इनका कोई पावर है, मतलब इंडेक्स है। ठीक है, अच्छा, इस तरह से हमारे पास दो टर्म्स है x और a। ठीक है, ऊपर क्या है? पावर, मतलब इंडेक्स। समझ में आया? अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है हमें। ठीक है, दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है, बाहर एक इंडेक्स है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहली चीज आपने क्या लिखना है? NC0। ठीक है, क्या लिखना है? NC0। मान लो ये हो गई एक टर्म, समझ में आया? उसके बाद दूसरी टर्म स्टार्ट करनी है, NC1। मान लो हो गई दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म स्टार्ट करनी है, NC2। मान लो हो गई तीसरी टर्म, फिर चौथी टर्म स्टार्ट करनी है, NC4। इसी तरह से पांचवी टर्म, 6th, 7th, 8th, 9th, कहां तक चलना है? जितना इंडेक्स होता है NCN तक। फिर से सुनिए, हम बाइनोमियल पढ़ रहे हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या है? देखो क्या है। मान लीजिए हमारे पास दो टर्म्स है x प्लस a। आप बताओगे आपने x प्लस a ही क्यों लिया है? आपकी मर्जी है, आप a प्लस b ले लो, आप c प्लस d ले लो, x प्लस y ले लो, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, मान लो हमने दो टर्म्स ली x और a। ठीक है, बाहर से क्या रखा है? कोई इंडेक्स, जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाहर कोई इंडेक्स है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने देखना है। इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आया? अच्छा, ये बाइनोमियल थ्योरम जो है अच्छी खासी थ्योरम है, इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो कैसे लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? NC0, फिर क्या लिखेंगे? NC1, फिर NC2, NC3, यहां NC3 है, NC3, NC4, NC5, NC6, NC7, NC8, कहां तक? NCN तक। समझ में आया? अच्छा, हो गई एक चीज। उसके बाद क्या लिखना है? तो जब भी आप बाइनोमियल लिखोगे, मैंने यहां पे क्या लिखा? x प्लस a, आप लिखोगे a प्लस b, आपकी मर्जी है। आप x प्लस y भी लिखो, आपकी मर्जी है। मगर ये NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। आप चाहे यहां x प्लस y ले लो या a प्लस b ले लो, ये NC0, NC1 हमेशा आपको ऐसे ही लिखना है। समझ में आया? इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आपको लिखनी है, सुनो क्या।
ये जो पहली टर्म है ना, ये पहली वाली टर्म, यही आपको लिखनी है। समझ में आया? अच्छा, ये पहली टर्म क्या है? x। इसका आपने पावर कहां से स्टार्ट करना है? n से। फिर से सुनिए, पहले आपने कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट लिखना है, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 वगैरह वगैरह। उसके बाद दूसरी चीज क्या लिखनी है? ये पहली टर्म। अगर आपने a प्लस बी लिखा तो पहली टर्म क्या आएगी? a। आपने इसके बदले x प्लस वाई लिया, x प्लस z लिया, c प्लस d लिया, जो आपकी मर्जी हो। NC0 लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? ये पहली टर्म जो भी आपने ली है, लिया आपने पहली टर्म, ठीक है। इसका पावर क्या देना है? n, जो यहां पे इंडेक्स होगा। अगर यहां पे 6 होगा तो 6 देना पड़ेगा, अगर यहां पे 3 होगा तो 3 देना पड़ेगा। n से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको हमने कहां से स्टार्ट किया? 0 से। NC0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहां तक? n तक। मगर पहली वाली टर्म को किससे स्टार्ट करना है? n से ही। फिर एक एक कम करना है, मतलब x n-1, पहले n फिर एक कम, n-2, n-3, फिर इस तरह से n-4, x raised power n-5, x raised power n-6, कहां तक? x raised power n-n तक। समझ में आया? अच्छा, फिर से सुनो, पहले क्या लिखना है? NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, कहां तक? NCn तक। उसके बाद पहली टर्म लिखनी है, ये वाली। इसका पावर कहां से स्टार्ट करना है? n से। फिर एक एक कम करते चलो, पहले एक कम करो 1, फिर 2 कम करो NC2, n-3, n-4, n-5, n-6, कहां तक चलना है? n-n तक। समझ में आया? ये n क्या है? ये इंडेक्स है, ये वाली चीज, ठीक है। मान लो ये 6 होगा तो लास्ट में क्या आएगा? 6 - 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? ये दूसरी टर्म लिखनी है, ये a वाली। आपने जो भी दूसरी टर्म लिखी है, चाहे आपने y रखा है, z रखा है, n रखा है, कोई भी दूसरी टर्म लिखनी है, ये हमने लिखी यहां पे। और इसका पावर स्टार्ट करना है 0 से। 0, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, कहां तक? n तक। ये हो गई बायनोमियल थ्योरम। समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। इसका प्रूफ हमने यहां नहीं करना है, वो मैथमेटिक्स वाले करते हैं। आपको सिर्फ ये याद करनी है, ठीक है। अपने जबानी इसको याद रखना है, हमारे काम आएगी, ठीक है। तो बायनोमियल को याद रखना बहुत आसान है। पहले क्या करना है? NC0 लिखना है, फिर NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, जहां तक जाएंगे। उसके बाद पहली टर्म लिखेंगे, ठीक है। इसका पावर कहां से स्टार्ट करेंगे? n से। फिर एक एक कम, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, कहां तक जाएंगे? n-n तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी टर्म लिखेंगे, इसका पावर कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। a raised power 0, a raised power 1, a raised power 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट में कहां तक? n तक, ठीक है। यह है बायनोमियल थ्योरम। ज्यादातर जब भी हम फिजिक्स में बायनोमियल थ्योरम लिखते हैं तो हम यहां x प्लस a ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो मिसाल के तौर पर किसी ने आपको यहां x प्लस a नहीं दिखाया, मान लो a प्लस b लिखा, ठीक है। हमारे पास दो टर्म्स है, a प्लस बी होल रेज पावर n। अब इसका बायनोमियल लिखो, बायनोमियल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमने, ये क्या है? ये बायनोमियल है, दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है। ये क्या है? इसका बायनोमियल एक्सप्रेशन या बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। किसी ने आपको बोला कि बताओ इसका बायनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा, मतलब इसकी बायनोमियल थ्योरम क्या आएगी, ठीक है। आपने इसकी बायनोमियल थ्योरम लिखनी है या बोल सकते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन लिखनी है इसकी, ठीक है। अब बताइए, ये a प्लस बी है। जब भी हम किसी चीज का बायनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, NC0, ठीक है, NC1 इस तरह से, NC0 फिर NC1 फिर NC2 फिर डैश 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 प्लस NCN, ठीक है, यहां तक जाएंगे। आप अगर यहां पे x प्लस वाई भी लिखोगे ना, ये कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 कहां तक, NCN तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना है, पहली वाली टर्म, यहां पहली वाली टर्म कौन है, a, तो चलिए a, पहली वाली टर्म का पावर क्या रखना है पहले, n, फिर एक काम करना है, फिर एक और काम, a, n-2 n-3 n-4 कहां तक, n-n तक, ठीक है। तो पहले NC0, उसके बाद पहली टर्म लिखनी है, उसका पावर कहां से स्टार्ट करना है, n से, n, n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 n-6 कहां तक, n-n तक, ठीक है। तो पहली टर्म हमने लिखी, उसके बाद क्या लिखनी होती है, दूसरी टर्म, ये है ना दूसरी टर्म, इसी को लिखना है। यहां दूसरी टर्म क्या है, b, तो दूसरी टर्म हमने लिखी, दूसरी टर्म का पावर कहां से स्टार्ट करना है, 0 से, 0 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 कहां तक, n तक, n तक। ये भी हो गई बाइनोमियल, समझ में आया। आप इस तरह से बाइनोमियल को लिखो या इस तरह से लिखो बाइनोमियल को, समझ में आया। मान लो आपको किसी दूसरे तरीके से दिखाया गया, मिसाल के तौर पर आपको ऐसे दिखाया, जरा बताओ इसकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल थ्योरम बताओ, इसका क्या लिखेंगे, NC0, ठीक है, फिर NC1 NC2 NC3 NC4 वगैरह। उसके बाद क्या लिखते हैं, पहली टर्म कौन है, x, इसका पावर कहां से स्टार्ट करते हैं, n से, ठीक है। उसके बाद होती है दूसरी टर्म कौन है यहां, y, इसका पावर क्या है, 0 से स्टार्ट, इसी तरह से लिखना है इसको, NC2, ठीक है, फिर NC3, नहीं पहले NC1 है, NC1 NC2 फिर NC3 फिर NCN तक, इस तरह से चलना है। उसके बाद कौन सी टर्म लिखनी है, पहली वाली टर्म जब लिखेंगे तो पहली पावर क्या देंगे, n, उसके बाद एक काम करते जाएंगे, x रेज़ पावर n-1, x रेज़ पावर n-2, x रेज़ पावर n-3, x रेज़ पावर n-4, n-5, n तक, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद दूसरी टर्म मतलब y लिखा हमने, y, इसका पावर कहां से स्टार्ट, 0 से, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 कहां तक, n तक, समझ में आया। इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं, यही है बाइनोमियल थ्योरम। आप इसको ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, बहुत सिंपल है। NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 जहां तक मर्जी है, लास्ट में क्या आएगा, NCN, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, जब हमने ये C वाले टर्म सारी लिखी, फिर पहला टर्म लिखना है, पहली टर्म, समझ में आया। पहली टर्म कौन सी, x लिखा हमने, x, इसका पावर क्या देना है, पहले n मतलब जो यहां पे होगा, ठीक है, n, फिर एक कम करना है,
n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, कहां तक? n तक, n-6, n-7, n-8, n-n। समझ में? अच्छा, जब हमने ये लिखा उसके बाद क्या करना है? दूसरी टर्म लिखनी है। इसका पावर कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। 0, a1, a2, a3, a4, 5, 6, 7, कहां तक? n तक। तो बाइनोमियल में आपको तीन ही चीजें लिखनी है, एक कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, एक पहली टर्म, एक दूसरी टर्म। समझ में? यही है बाइनोमियल थ्योरम। याद रखा, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या ऐसे याद रखो, आपकी मर्जी है। समझ में? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी, आप ऐसे भी इसको याद रखो। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि जब हम पहली टर्म लिखेंगे उसमें तीन चीजें होंगी, एक कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, पहली टर्म, दूसरी टर्म। दूसरी टर्म जब लिखेंगे, कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, पहली टर्म, दूसरी टर्म, कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, पहली टर्म, दूसरी टर्म। इसी तरह से हमें चलना है। समझ में आ गया? तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। हमने इसको प्रूव नहीं करना है, वो मैथ वाले करते हैं, आप बस इसको याद रखो। ठीक है, तो याद करने का बहुत आसान तरीका है ये, इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम है ही नहीं। तो पहले क्या लिखना है? NC0, फिर NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, कहां तक जाना है? n तक। NCn लास्ट में आएगा। उसके बाद पहली टर्म लिखनी है। पहली टर्म कौन है? x। इसका पावर क्या देंगे? n, जो यहां पे होगा। ठीक है, n मतलब ये इंडेक्स, x रेज पावर n। फिर एक एक काम करना है, x रेज पावर n-1, x रेज पावर n-2, x रेज पावर n-3, x रेज पावर n-4, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, कहां तक? x रेज पावर n-m, यहां तक। उसके बाद तीसरी टर्म लिखनी है, दूसरी टर्म, ये y, इसका पावर क्या देंगे? 0 से स्टार्ट, 0, y रेज पावर 1, y रेज पावर 2, y रेज पावर 3, 4, 5, 6, y रेज पावर n तक। समझ में? ये है बाइनोमियल थ्योरम, लिखो इसको। अब चलिए उसके बाद हम सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने इस बाइनोमियल को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, तभी जाके आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। समझ में? अच्छा, मैंने यहां पे बाइनोमियल लिख के रखी है। ठीक है, आप बाइनोमियल में कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये है ना NC1, ये क्या है? n-1, ये क्या है? a रेज़ पावर 1। तीनों में क्या आता है? 1, 1, 1। यहां देखो 2, 2, 2, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। यहां पे क्या है? 3, 3, 3। तो तीनों में क्या आता है? सेम नंबर। मिसाल मान लो हम चौथी टर्म लेंगे या पांचवी टर्म लेंगे, NC4, x रेज़ पावर n-4, a रेज़ पावर 4। समझ में? आप कभी गलती नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि सेम नंबर्स तीनों चीजों में आती है। ठीक है, लेकिन अब सवाल है, हम जब भी कोई सवाल सॉल्व करेंगे हम इसमें से कितनी टर्म्स लिखेंगे? क्या हम पहली वाली टर्म लिखे, फिर 2 या 3 या 4 या 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम कितनी टर्म्स लिखेंगे? ये सवाल है। ठीक है, तो इसका आप याद रखिए, आप उतने ही टर्म्स लिखेंगे। ये पावर क्या है? यहां इंडेक्स कितना है? n। अगर इंडेक्स है n, तो आप टर्म्स कितने लिखेंगे? n+1। ये आपने याद रखना है। मान लो किसी का पावर है, यहां पे ऐसे होता है x + a होल रेज़ पावर 3। इंडेक्स कितना होता? 3। अगर इंडेक्स 3 है तो टर्म्स कितने लिखेंगे आप? एक ज्यादा, 4। समझ में? तो आप बाइनोमियल में कितने टर्म्स लिखेंगे? जितना इंडेक्स होगा उससे एक ज्यादा। ठीक है, मिसाल के तौर पर a + b का होल 4, इंडेक्स कितना है? 4। टर्म्स कितने लिखेंगे आप? 5। तो टर्म्स आप इंडेक्स से एक ज्यादा लिखेंगे। समझ में आया? अगर इंडेक्स 2 है तो टर्म्स कितने लिखेंगे? 3।
इंडेक्स 3 है, टर्म्स कितने लिखेंगे 4। समझ में आया? अच्छा, अब चलिए हम सवाल सॉल्व करते हैं। सॉल्व a प्लस बी होल रेज पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी होल रेज पावर 2 ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद है, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं? देखो कैसे करते हैं। ये a प्लस बी होल रेज पावर 2 है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हम क्या लिखेंगे? NC0। अच्छा, उसके बाद दूसरी टर्म NC1, उसके बाद तीसरी टर्म NC2। ठीक है, उसके बाद चौथी टर्म, फिर पांचवी टर्म। लेकिन हम यहां कितने टर्म्स लिखेंगे? आप जरा देखो, इंडेक्स कितना है 2, टर्म्स कितने लिखेंगे 3। याद है अभी जो मैंने बोला, टर्म्स हम इंडेक्स से एक ज्यादा लिखते हैं, मतलब जितना इंडेक्स होगा, ठीक है, उससे एक ज्यादा हम टर्म्स लिखते हैं। मिसाल, अगर इंडेक्स 2 है तो टर्म्स कितने लिखेंगे 3। अगर इंडेक्स 4 है टर्म्स कितने लिखेंगे 5। अगर इंडेक्स 10 है तो टर्म्स कितने लिखेंगे 11। समझ में आया? यहां इंडेक्स कितना है 2, इसलिए हमें टर्म्स कितनी लिखनी है 3। हम 4 टर्म्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम 3 ही टर्म्स को यूज करेंगे। अब आप बताओगे इसके बाद NC3 आएगा, वो चौथी टर्म आती है, हमें सिर्फ 3 ही लिखनी है, क्योंकि इंडेक्स कितना है 2, टर्म्स कितनी आएंगी 3, एक ज्यादा। समझ में आया? अगर कभी इंडेक्स 8 होगा तो टर्म्स कितनी आएंगी 9। ठीक है, इस तरह से सवाल सॉल्व करने हैं। अब देख लीजिए, हमने NC0, NC1, NC2 लिखा। उसके बाद क्या लिखना होता है? पहली टर्म। सबसे पहली टर्म कौन है? A। इसका पावर क्या देना है? n से स्टार्ट करना है, n कितना है यहां 2। n से स्टार्ट करना है ना। देखो, उसके बाद पहली टर्म लिखनी है। पहली टर्म कौन है यहां? A। इसका पावर क्या देना है? n मतलब यहां n क्या है 2, n मतलब इंडेक्स। ठीक है, a रेज पावर 2, फिर एक काम करना है, a रेज पावर 2 माइनस 1, a रेज पावर 2 माइनस 2। समझ में? फिर क्या आता? a रेज पावर 2 माइनस 3, 2 माइनस 4। लेकिन हमें यहां कितनी टर्म्स चाहिए? 3 ही, इसीलिए हमने 3 ही लिखी। समझ में? देखो, यहां NC0 के बाद हम क्या करते हैं? पहली टर्म लेते हैं। यहां पहली टर्म क्या है? x लिया हमने x। यहां पहली टर्म क्या है? a लिया हमने a। ठीक है, ये जो पहली टर्म होती है इसका पावर क्या देना पड़ता है? जो यहां पे इंडेक्स होगा, n है तो हमने n दिया। यहां a को क्या पावर देना है? जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स क्या है 2, हमने दिया 2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? x को एक काम करते हैं, x रेज पावर n माइनस 1, x रेज पावर n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, एक काम करते हैं। वैसे ही यहां भी करना है। हमने क्या दिया? 2 पावर इसको। फिर एक काम करना है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 5। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करना है? दूसरी टर्म लिखनी है a। यहां दूसरी टर्म कौन है? b, हमने लिखा b। लेकिन इसका पावर कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। 0, 1, 2, फिर 3 आता, 4 आता, 5 आता, लेकिन हमने 3 ही टर्म्स यूज करनी है। ये हो गई हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन। इतना ही करना है, हमने चौथी टर्म पे जाना ही नहीं है। समझ में आया? इस तरह से ये करना है। आएगा पहले NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6। लेकिन हमें कितने टर्म्स यूज करनी है? सिर्फ 3 ही, क्योंकि इंडेक्स क्या है 2। तो लिखा हमने NC0। ठीक है, उसके बाद पहली टर्म को पावर क्या देना था? n। असल में इसको n पावर देना था।
फिर क्या करना था n-1, फिर क्या करना था n-2, फिर क्या करना था n-3, n-4, लेकिन 3 ही टर्म से तो यहां तक चलेगा। उसके बाद दूसरी टर्म लिखनी पड़ती है। दूसरी टर्म कौन है b, इसको पावर कहां से देना है 0 से, b रेज़ पावर 0, b रेज़ पावर 1, b रेज़ पावर 2, b रेज़ पावर 3, 4, 5। समझ में? इसी तरह से बायनोमियल लिखनी है। लेकिन अब यहां इंडेक्स क्या है 2, अभी तक क्या था n, अब क्या है 2। अब हमने n के बदले क्या लिखना है 2 लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। 2 n के बदले 2 लिखना है, ठीक है, इस तरह से। समझ में? अच्छा, अब बताओ कि यहां पे भी लिखेंगे n के बदले 2, हाँ यहां पे भी लिखना है हमें n के बदले 2, लेकिन हमने NC0 पहले सॉल्व किया हुआ है। अगर हम यहां पे 2 लिखेंगे 2C0 फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, क्योंकि NC0 हमने सॉल्व किया हुआ है लास्ट क्लास में, ठीक है, जरूरत नहीं है हम NC0 ही लिखेंगे, वरना आप 2C0 लिख सकते हो, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, इतना टाइम कहां है। हमने सॉल्व किया हुआ है NC0 तो वही लिखेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या है NC0, ठीक है। NC0 किसके बराबर होता है, हमने लास्ट वाली क्लास में वो किया था NC0 1 के बराबर होता है। समझ में? तो NC0 के बदले हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर है, फिर b रेज़ पावर 0, किसी को भी पावर 0 देंगे वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। आपसे किसी ने पूछा x रेज़ पावर 0 कितना होता है 1, तो किसी को भी अगर हम पावर 0 देते हैं वो कितना होता है 1 के बराबर। मान लीजिए a रेज़ पावर 0 कितना होता है 1 के बराबर। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, ठीक है। किसी को भी अगर हम पावर 0 रखते हैं वो 1 के बराबर हो जाता है। समझ में? अच्छा, यहां 0 किसका पावर है b का, तो b का पावर 0 है, ये कितना बनेगा 1। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद NC1, NC1 किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा NC1 n के बराबर होता है, याद है NC0 1 के बराबर और NC1 n के बराबर होता है। हमने इसे पहली वाली क्लास में ये सॉल्व किया था। अच्छा, तो NC1 किसके बराबर होता है n के बराबर, तो हमने n लिखा। फिर a रेज़ पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो a रेज़ पावर 1, और b का भी पावर कितना है 1, ठीक है। फिर प्लस NC2, NC2 किसके बराबर होता है, देखिए NC2 बराबर होता है, अगर आपको याद होगा इसके बराबर होता है, याद है NC2 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा NC2 के बदले n इंटू n-1/2 होता है, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में किए हैं NC0, NC1, NC2, याद है। तो NC2 के बदले हमने ये लिखा। फिर a रेज़ पावर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना होता है 0, तो यहां 0 बच गया, और b रेज़ पावर 2 है। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं ये 1 इंटू a स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर ही, तो a स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है a स्क्वायर ही। इसका मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा a स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 इंटू a स्क्वायर होता है, प्लस n है, n मतलब इंडेक्स होता है। इंडेक्स कितना है यहां 2, तो n के बदले क्या लिखेंगे 2। a रेज़ पावर 1 a ही होता है, b रेज़ पावर 1 b ही होता है। समझ में? किसी के ऊपर पावर 1 रखो वही वापस आ जाएगा। मिसाल x रेज़ पावर 1 कितना होता है x ही। समझ में? अच्छा, फिर प्लस प्लस, अब n क्या है, n इंडेक्स होता है,
इंडेक्स कितना है 2, तो n के बदले 2 दे दो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू, इसको सॉल्व करते हैं। n के बदले हमने 2 दिया, n के बदले 2, इस n के बदले 2 -1 और नीचे 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल। यहां क्या बचा 2 - 1, वो कितना बचेगा 1। समझ में आया। देखो ये वाली टर्म जो है इसको हमने सॉल्व किया। यहां पे n क्या है, n इंडेक्स होता है, इंडेक्स कितना है 2, ठीक है। अच्छा 2 के बदले n के बदले हमने क्या लिखा 2, n के बदले 2, फिर ब्रैकेट, फिर n के बदले 2 -1, फिर नीचे 2 और 2 कैंसल, यहां क्या बचा 2 - 1 कितना होता है 1। इसका मतलब हम इसके बदले 1 लिख सकते हैं, ठीक है। a रेज़ पावर 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 कितना होता है 1, और लास्ट में क्या बचा b स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 इंटू b स्क्वायर होता है। ये आ गया आपका आंसर। ये समझ में आया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी के बराबर तो होता है। समझ में आया। इस तरह से हम बाइनोमियल से कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिखो इसको। उसके बाद हम एक और सवाल करते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। समझ में आया। अच्छा यहां इंडेक्स कितना है 3, मतलब n के बदले 3 है। तो जरा बताइए कि हम कितनी टर्म्स लिखेंगे इसमें। इंडेक्स अगर 3 है तो टर्म्स कितनी लिखेंगे 4। समझ में आया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस b का होल क्यूब, पहले क्या लिखेंगे nc0, फिर क्या लिखना है nc1, फिर क्या लिखना है nc2, फिर nc3। कितनी टर्म्स आ गई 4, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। 4 ही लिखनी है ना, क्योंकि इंडेक्स कितना है 3, तो टर्म्स कितनी आएंगी 4। समझ में आया। इसके बाद क्या लिखते हैं, पहली टर्म क्या है a। अच्छा इसका पावर कहां से स्टार्ट करते हैं n से, n, फिर एक कम n-1, फिर एक कम n-2, फिर एक कम n-3। समझ में आया। लेकिन हमें यहां पे n दिया गया है, n कितना है 3, इसीलिए हम n के बदले क्या लिखेंगे 3। n दिया गया है तो हम n को नहीं लिखेंगे, हम n के बदले क्या लिखेंगे 3। फिर से वही बात आएगी, इस n के बदले हमने क्यों नहीं लिखा, फिर हम लिख सकते हैं 3c0, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा 3c0 कितना होता है। ऐसे तो हमने nc0 पहले ही सॉल्व किया हुआ है, nc0 1 के बराबर होता है, तो हमें इसको जरूरत नहीं है लिखने की। अगर लिखेंगे तब भी ठीक है। समझ में। अच्छा तो ये हो गई 2 चीजें। उसके बाद क्या लिखते हैं, दूसरी टर्म b। अच्छा b का पावर कहां से स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर 1 बढ़ाते हैं b⁻3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा चलिए फिर सॉल्व करते हैं। nc0 किसके बराबर होता है 1 के, हो गया। अच्छा उसके बाद a³ है। अच्छा b⁻0 कितना होता है, एनीथिंग रेज़ पावर 0 1 होता है, तो ये 1 है। ठीक है, फिर प्लस है, हमने लिखा प्लस। nc1 किसके बराबर होता है, nc1 n के बराबर होता है, ये तो हमने सॉल्व किया है। अच्छा a3-1, 3-1 कितना होता है 2, तो a² आएगा। और b⁻1 क्या होता है b ही, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 1 दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही वापस आएगा। फिर प्लस है, प्लस। nc2 किसके बराबर होता है वो हमें पता है, n
इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर होता है। उसके बाद a है, ये मल्टीप्लाई है a, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, ठीक है। अच्छा, b स्क्वायर आता है, ठीक है। फिर चलिए प्लस nc3 किसके बराबर होता है, इस क्लास के शुरू में हमने ये सॉल्व किया था, n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 6 इसके बराबर होता है, ठीक है। a 3 माइनस 3 0, फिर b आता है, b का पावर क्या है q। समझ में आया? इस तरह से हमने ये सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसे इससे पहले वाला सवाल हमने सॉल्व किया था वैसे ही ये वाला सवाल भी हमने सॉल्व करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है हमें, ठीक है। पहले इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले, फिर इसके बदले, फिर प्लस डालो, इसके बदले ये, इसके बदले ये, फिर ये, फिर प्लस, फिर ये, फिर बिल्कुल सीक्वेंस में। बहुत आसान सवाल है, समझ में आया? अच्छा, अब बताइए 1 इंटू ए क्यूब इंटू 1 कितना होता है, ए क्यूब ही, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है, ए क्यूब इंटू 1 ए क्यूब होता है। फिर प्लस यहां n है, n का मतलब क्या होता है, इंडेक्स, इंडेक्स कितना है 3, तो n के बदले क्या लिखेंगे 3। समझ में आ रहा है? n है ना, n क्या होता है इंडेक्स, इंडेक्स के बदले हम क्या लिखेंगे 3। समझ में आया? अच्छा, n के बदले 3, फिर क्या है a स्क्वायर, फिर क्या है b। समझ में आया? अच्छा, फिर ये प्लस है, उसके बाद आता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। चलिए इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं, वहां पे जगह ज्यादा खाएगा इसीलिए हम यहां पे करते हैं सॉल्व। n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो प्लस था, हमने प्लस लिखा, उसके बाद ये वाली टर्म हमने सॉल्व करनी है ना। n के बदले क्या लिखेंगे, n होता है इंडेक्स, इंडेक्स 3 है, तो हमने n के बदले यहां 3 लिखा। उसके बाद ब्रैकेट आता है, हमने लिखा ब्रैकेट, फिर n आता है, n के बदले क्या लिखेंगे 3, फिर है माइनस 1, उसके बाद नीचे 2 है। समझ में आ रहा? अच्छा, अब बताइए ये 3 है, ये हमने 3 वापस लिखा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। अच्छा, नीचे क्या है 2। अच्छा, 3 और 2 के बीच में इंटू है, मतलब ब्रैकेट है, वो होता है ऑफ। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, नीचे 2 है, कैंसिलेशन करिए, 2 इंटू 1 2 इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया 3। इसका मतलब इसके बदले क्या लिखना है हमें 3, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है 3, तो लिखिए इसके बदले 3। फिर क्या है a रेज़्ड पावर 1, वो तो a ही होता है, b स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद प्लस प्लस, फिर है वो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां पे, m इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 6। इस वाली टर्म को हम यहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। रफली n के बदले क्या लिखेंगे 3, फिर यहां n के बदले 3 माइनस 1, फिर यहां भी n के बदले 3, फिर माइनस 2 अपनी जगह पे, ये 6। सिर्फ हमने n के बदले 3 लिखा। चलिए उसके बाद बताइए क्या आएगा, 3 अपनी जगह है, 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, डिवाइडेड बाई 6। अब करिए इनको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 इंटू 1 वो 6 होता है, नीचे भी क्या है 6, कैंसिलेशन कर लीजिए, बताओ कितना आएगा 1। इसका मतलब इसके बदले हमने 1 लिखना है, ठीक। अच्छा, उसके बाद a रेज़्ड पावर 0, a रेज़्ड पावर 0 कितना होता है 1, क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 1 होता है,
फिर लास्ट में b क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब चलिए a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा b क्यूब ही। ये आ गया आपका आंसर। तो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझ में आया? तो ये फार्मूला आपने कहां से निकाली? बाइनोमियल से। ठीक है, तो अगर आपको बाइनोमियल आती है, आप किसी भी फार्मूला को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी टू टर्म एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप पहले इसको लिख लीजिए और आपने एक सवाल खुद करना है। कौन सा सवाल आपने खुद करना है? a प्लस बी होल रेज पावर 4, a प्लस बी होल रेज पावर 2, a प्लस बी होल रेज पावर 3, वो मैंने दिखा दिए। अब ये वाला सवाल जो है a प्लस बी होल रेज पावर 4, ये आपने खुद करना है। ठीक है, लिखो इसको।